हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में जो प्रश्न हमने पढ़ा था वो अभी अधूरा है। इसमें कुछ उसके आगे का सीखेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न पे। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ाई जाए और चौड़ाई में 20% घटाई जाए। तो ये प्रश्न पूरा है क्या? बिल्कुल पूरा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इतना लिख के मैं बताऊंगा क्या, तो बस आप धैर्य रखिए और देखते जाइए, क्योंकि प्रश्न ये जो वाक्य पे आधारित है, प्रतिशत के सवाल जितने भी हैं जो वाक्य पे आधारित है, वो मैं अपने तरीके से जो परसेंटेज के मान दिए हुए हैं उस तरीके से मैं बताऊंगा निकाल करके, और उससे प्रश्न कैसे कैसे तैयार किया जा सकता है वही तो सिखानी है मुझे। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये बताइए कि एक यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई में इतना न बढ़ाया जाए और चौड़ाई में इतना न घटाया जाए, तो ये बताइए कि उसका अपना कोई मूल क्षेत्रफल रहा होगा कि नहीं। बढ़ाने पे लंबाई में इतना और चौड़ाई में इतना घटाने पे कुछ तो परिवर्तन होगा, या तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या क्षेत्रफल में कमी होगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पहले का क्षेत्रफल क्या है और बाद का क्षेत्रफल क्या है। तो चलते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया हमारी लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, दोनों का गुणनफल ही तो क्षेत्रफल होता है कि नहीं। अब देखेंगे तो यहां लिख देते हैं कि हमारा पहले का, और यहां लिख देते हैं कि बाद का। मैं इसलिए इस तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे कौन कौन से प्रश्न, कैसे प्रश्न बनाया जाता है, पहले हम वो सीखेंगे। यानी कि प्रश्न का आधार क्या है, बेस क्या है, वो सीखेंगे। तभी तो हम, जब हम ये तय कर लेंगे कि हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो हम अपने तरीके से इसका जवाब दे देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम पकड़ेंगे कि जो बढ़ाई जा रही है उसकी लंबाई में 37.5%, यानी कि 37.5% का मतलब क्या हुआ, 37 दूना 74 1 75/2, यानी कि 75/2% हुआ। अब परसेंट का मतलब क्या हुआ, 75/2 और गुणे 1/100, यानी कि 25 से 3 और 25 से 4, यानी कि 3/8। अब यहीं पे समझना है हमें। यानी कि कह रहा है कि लंबाई में इतनी बढ़ाई जाए, इसका मतलब लंबाई पहले कितना था, पहले 8 इकाई था। अब जो इसमें बढ़ेगा तो कितना बढ़ रहा है, ये 3% ही तो बढ़ेगा। तो नया वाला कितना हो जाएगा, बाद वाला हमारा हो जाएगा 8 + 3 = 11 इकाई। समझ में आ रही है ना। ये जो हमने परसेंटेज का मान निकाला 3/8 आया, तो 8 पहले वाला है तो पहले वाला लंबाई लिख देंगे, और बाद वाला कितना हुआ बढ़ के, यानी कि 8 पे 3 बढ़ रहा है, यानी कि 8 3 11। अब देखिए, अब कह रहा है कि चौड़ाई में 20% घटाई जाए। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 मैं लिख दे रहा हूं। 20% का मतलब हुआ 20/100, यानी कि 1/5, यानी कि पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 इकाई। अब 1 इकाई क्या कर दी जा रही है, 20% घटाई जा रही है। 5 में से 1 गया 4, यानी कि ये हो गया 4। अब देखिए पहले का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो गया 40। अब बाद वाला कितना हो गया 44। अब बताएं हमें कि हमसे क्या पूछ सकता है। पूछ लेगा कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। पहले तो बताएंगे क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हुआ, तो हम बताएंगे पहले क्षेत्रफल 40 था, अब क्षेत्रफल 44 हो गया। तो परिवर्तन हो कितने का रहा है, 4 का। अब कहेगा क्षेत्रफल में कमी हुई या वृद्धि, तो अब बताइए कि पहले 40 था, अब 44 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ ही तो रहा है। तो दो चीज तो हम बता चुके कि क्षेत्रफल में कमी हुई कि वृद्धि हुई, तो हम बता देंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। और कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। अब कहेगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये बताइए बढ़ कितना रहा है, 4, किससे, 40 से। तो 40 से का मतलब 40 और गुणे कितना 100, यानी कि 20 दूना 20 पंजे 2 दूना, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि 10%। अब देखिए अगर पूछे कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हम बता देंगे 10% की। अब एक और सवाल तो पूछ सकता है इसमें,
अब देखिए आप लोग सोचिए कि नया वाला क्षेत्रफल जो है, नए वाले क्षेत्रफल से पुराना वाला क्षेत्रफल कितना कम है पूछ देगा। तो ये बताइए जब दोनों का अंतर 4 है तो इससे ये 4 अधिक है और इससे ये 4 कम है, यही ना कहेंगे। तो जब कम का प्रतिशत पूछेगा 4, लेकिन अब बताएंगे किसी से, इसी से ना कितना कम है, तो 44 गुणे 100 इतना प्रतिशत निकाल लेंगे। तो इतना प्रतिशत का मतलब हुआ कि 100/11 यानी कि 9.1/11% पहले वाला क्षेत्रफल बाद वाले के क्षेत्रफल से कम है ना। वीडियो को पॉज कर ले या स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद से देखें और बार बार देखें जब तक समझ ना आए तब तक आगे ना बढ़े, क्योंकि ऐसा है प्रश्न का आधार जिसको सीखना बहुत जरूरी है। इसको सीखे बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये तरीका तो मैंने बताया, एक बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें पहले का रेट पूछेगा, फिर बाद का रेट, दोनों में परिवर्तन, जितने भी क्षेत्रफल से संबंधित हैं वो इसी टाइप का तो होता है और इसी टाइप पे बनेगा। फर्क बस इतने उसमें इतना रहेगा कि कहेगा कि यहाँ घटाई जाए और यहाँ भी घटाई जाए, यहाँ बढ़ाई जाए और यहाँ भी बढ़ाई जाए। हो सकता है कहे यहाँ घटाई जाए और यहाँ बढ़ाई जाए, कई तरीके का होगा। तो हमको मतलब उससे नहीं है, उसका तुरंत भिन्न में मान चेंज कर लेंगे और देखेंगे कि मूल से हमारा कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत सारे प्रश्न पढ़ने हैं, तभी तो लेट नहीं करना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे देखते हैं। चीनी पानी के घोल में 15% चीनी है। ये बताइए जो घोल बनता है वो चीनी अब प्लस पानी, यही तो 2 मिला के बनता है। अब चाहे घोल नमक पानी का हो या चीनी पानी का हो या नींबू पानी का हो, जिस किसी का भी हो, उसमें मतलब 2 ही होंगे और दोनों मिल करके इसका निर्माण करेंगे। तब हम देखते हैं ये 15% दिया है, तो 15% का मतलब क्या हुआ 15/100। तो 15/100 5 से 3 है, 5 से 20, इसका मतलब है ये 3/20। जिक्र का चीज का हो रहा है चीनी का, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो है चीनी है और ये घोल की मात्रा है, घोल की मात्रा। तो ये पूरे घोल की मात्रा है। तभी तो देखते हैं इसमें एक फैक्ट मिसिंग हो रहा है, वो है क्या, यानी कि 20 भाग में 3 भाग चीनी है, तो है क्या ये 17 भाग जो है ये हमारा पानी है। 17 भाग जो है हमारा पानी है। अब इससे क्या क्या निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं? इससे हम लोग चाहें तो कौन कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे? हम निकालेंगे इससे कैसे कैसे प्रश्न तैयार किया जा सकता है। कहेगा कि पानी का प्रतिशत बताए, तो पानी का प्रतिशत बताना कितना आसान है। यानी कि जब घोल है, घोल में 15% चीनी है, तो बचा कितना प्रतिशत, यानी कि 85%। अरे 100% को मिलाकर ही ना बनता है, पूरे घोल की क्वांटिटी 100% है, तो 15% जब उसमें चीनी है तो बचा 85%। अब कहेगा, अगर देखिए प्रश्न में यहाँ पूरे घोल की मात्रा दे दी रहेगी, तो पूछेगा कि भाई उसमें चीनी कितना किलोग्राम है या पानी कितने लीटर है, उसमें से भी बता सकते हैं। पूरे घोल का इतना % और पूरे घोल का 85% निकाल देंगे। तो ये एक तरीका है, एक समझिए कि एक रास्ता है आगे के प्रश्नों को बनाने का। वो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये वो मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्रश्न का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एक टाइप का ये सॉल्यूशन ही है। अगर इसे सीख गए तो आगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए कितने मज़ेदार सवाल आगे मैं लेके आ रहा हूँ कि आपके तो समझिए कि सचमुच होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखा जाए। देखेंगे वृत्त की त्रिज्या 10% घटाने या बढ़ाने पर, मतलब घटाने या बढ़ाने पर, तो आगे ये भी तो पूछ सकता है कि उसके परिधि पर क्या फर्क पड़ा, क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ा। तो मैंने इसके पीछे तो वही आयत वाला वही तो बताया था पहले वाले सवाल में। तो पहले देखेंगे अगर 10% घटाने पर और बढ़ाने पर, पहले देखते हैं 10% अगर वृद्धि हम मान लेते हैं कि वृद्धि हो रही है, तो 10% वृद्धि का मतलब क्या हुआ 10/100, इसको हम 1/10 कहेंगे, यानी कि 10 पर 1 इकाई की वृद्धि हो रही है। यानी कि पहले त्रिज्या जो थी
पहले त्रिज्या 10 थी और अब त्रिज्या जो है, अब त्रिज्या बढ़ के 11 हो जा रही है। 10 पे 1 ही तो बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। यहीं घटाने पर जो आगे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, तो यहाँ माइनस दूंगा, तो पहले त्रिज्या 10 थी अब 1 हो जाएगी। तो देख लेते हैं, मैंने जो बताया था कि ये मान लीजिए कि हमारा ये त्रिज्या हो गया, ठीक, और ये हो गया पहले और ये हो गया बाद का। तरीका वही ना है, त्रिज्या। तो यहाँ निकालेंगे हम इसका परिमाप 2πr और यहाँ निकालेंगे πr², यानी कि ये परिमाप है और ये क्षेत्रफल है। तो पहले त्रिज्या 10 थी, है ना, और बाद में त्रिज्या हो गई 11। तो यहाँ तो हम आराम से निकाल सकते हैं, r बराबर 10 है और यहाँ r बराबर 11 है, तो 2πr का मतलब 20 पाई, यानी कि r में 2 से गुणा कर देना है 20 पाई। इतना तो समझना पड़ेगा कि कैसे आया, नहीं आया तो रोक के समझे और तभी आगे बढ़े। तो ये 20 पाई हो गया और इसका निकालेंगे तो 22 पाई। अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे, r का स्क्वायर है, तो यानी कि 100 अब पाई। देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि चूंकि मात्रक वर्ग मात्रक होता है क्षेत्रफल, तो हम लोग समझेंगे। लीजिए पहले पाई स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक, लेकिन पाई स्क्वायर नहीं, ये यूनिट जो भी इकाई है, मान लीजिए कि वर्ग इकाई कर दे रहा हूं। अब देखिए, और यहाँ 121 पाई वर्ग इकाई हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ 20 से प्लस 2 पाई की और यहाँ जो है प्लस 21 पाई की वृद्धि हो रही है कि नहीं। तो हम इतना तो बता सकते हैं कि यहाँ उसकी परिधि 2 पाई अधिक हो जा रही है और यहाँ क्षेत्रफल जो है 21 पाई वर्ग इकाई जो है अधिक हो रहा है। तो अगर पूछे कि प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत में इनका मान पूछिए कि परिधि कितने प्रतिशत, परिधि पर प्रभाव पड़ा, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ा, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो 2 बढ़ रहा है, किससे, 20 से। 2 पाई बढ़ रहा है 20 पाई से, और 100 पे प्रतिशत निकाल देंगे हम, यानी कि 20 पाई से पाई काट देंगे, यानी कि 20 पंजे और ये हो गया 5 दूना 10, यानी कि 10% इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ एक चीज हमें सीखने को मिल रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या चाहे 10% घटे या 10% बढ़े, परिधि पे उतना ही फर्क पड़ेगा। यदि यहाँ त्रिज्या हमने 10% बढ़ाया तो परिधि भी 10% क्या हो गई, बढ़ गई। अगर यहाँ 10% घटाया गया होता तो यहाँ 18 ही ना होता, यहाँ 9 होता, 9 दूना 18 पाई होता, फिर 2 इसी से निकलता तो 5 और यहाँ होता 2, और यानी कि यहाँ भी 5 होता, 2 5 10, यानी कि 10% की कमी होती। तो एक बात हमने सीखा कि यदि वृत्त की त्रिज्या में जितने % की वृद्धि की जाए, ये तो कॉपी पे नोट करने वाली चीज है ना। तो वैसे आप लोग लिख लीजिए कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो उसके परिधि में 10% की कमी होगी, और या 10% की वृद्धि की जाए तो उसके परिधि में भी 10% की वृद्धि होगी। अब चाहे 10% हो, 20% हो, 50% हो, मेरे कहने का मतलब वो जितना % बढ़ाया जाए उतना ही % प्रभाव पड़ता है उसके परिधि पर। अब यहाँ देखते हैं, अगर बढ़ा तो 21 बढ़ रहा है, 21 पाई। अब मूल कितना है, 100 पाई। अब परसेंटेज कितने पर निकालते हैं, 100 पे, 100 से 100 कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी कि 21% ये हो गया आपका, बढ़ गया। अगर ये कम हुआ होता, अगर 10% कम हुआ होता तो इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो आप लोगों के सामने है, इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। अब ये 10 से क्या हो जाता, 9 हो जाता, क्योंकि यहाँ होता -1/10 होता, नहीं 10 पे की कमी, यानी कि 9/10 होता। तो वही 9/10, ये 9 हो गया, बाद में 9 हो गया, 10 पहले 10 था, अब 9 हो गया। तब ये होता 9 9 कितना होता, 81। अभी दोनों का अंतर कितना हो जाता, 19। देख रहे हैं ना, 19 पाई। 19 किस से, 100 से, 100 पाई से, गुणे ये परसेंटेज इसी पे तो निकालते हैं। तो पाई से पाई कटा, 100 से 100 कट गया, यानी कि 19% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चूंकि यहाँ सूत्र लगा लेते तो हमारा काम ही हुई, चुटकियों में आसान हो जाता है। लेकिन वो अगर याद रहता तब ना, अगर याद नहीं है तो इसको समझिए
कि मेरे कहने का मतलब क्या है, वाकई में क्या इससे आगे चल के प्रश्नों को हल किया जा सकता है? आप लोग विचार कीजिए और उसके बाद तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक चर्चा इसकी भी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उलझाने का काम ये भी कुछ कम नहीं करता है। इसलिए हम इसके बारे में जानेंगे कि वैध मत और अवैध मत क्या है। एक सबसे पहले एक आसान एक्समस ट्री के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कुल वोट हमारा हो गया, कुल वोट मान लेते हैं कि 500 का है, ठीक। इसका 10% जो है बेकार चला गया, यानी कि अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध। तो इसका 500 का 10% कितना हो गया? 50। ये 50 वोट जो हैं ये वोट है कुल वोट। तो मेरे कहने का मतलब कि ये कुल वोट 500 है, इसका 10% अवैध घोषित कर दिया गया, तो कितने वोट हो गए? 50 वोट। तो ये बताइए कि अब जो भी वोटिंग होगी किस पे होगी? 450 वोटों पे ही तो होगी। तो अब इसमें से कहे कि एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है, इसको 30% मिला और इसको 70% मिला, यानी कि उम्मीदवार ए को 30%, उम्मीदवार बी को 70%। तो ये बताइए 450 है, इसका 30% मिला, तो 450 और गुणे 30/100, इसका इतना निकालेंगे, इसका का मतलब गुणा और 30%, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि 45 दिया। 135 जो हो गए वोट वो किसको मिले? ए को। इसका 70% कितना हो गया? यानी कि 315 वोट। इसका भी तो वैसे ही निकालेंगे, यानी कि 450 का 70/100, यानी कि 45 में 7 से गुणा करेंगे, 315 वोट। अब देखिए यहाँ ये दोनों का डिफरेंट परसेंटेज का कितना है? 40%। और ये दोनों का डिफरेंस कितना है? यानी कि 180 वोट। अब यही तो समझने वाली बात है। यहां प्रश्न को कैसे बनाया जा सकता है? कहेगा कि चुनाव में दो उम्मीदवार के वोटों का प्रतिशत अंतर 40 है और जीतने वाला उम्मीदवार 180 वोट से जीत जाता है, तो और यहां तक कि 10% वोट अवैध घोषित किए गए हैं, तो बताएं कि उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता थे, या वो चुनाव कुल कितने मतों का हुआ? तो डाटा मुझे ये मिलेगा और ये मिलेगा, और ये बता देगा कि 10% अवैध घोषित किए गए हैं और हमें ये निकालना है, ये निकालना है, और बारी बारी से सबको कितना कितना वोट मिला है ये निकालना है। यही निकाला जाता है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, जब इसको 30% वोट मिला तो 135 वोट मिला, इसको 70% वोट मिला तो 315 वोट मिला, यानी कि दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो अगर दोनों को जोड़े तो 450 हो जाएगा, जो कि हमारा एक्चुअल वोट है, उसी पे तो वोटिंग हुई है, क्योंकि इसका 10% तो अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध जानते हैं क्या है? वैसे वोट जो कि किसी न किसी कारणवश, या तो डालने के बाद या डालने के पहले, किसी न किसी कारणवश उसको गैर कानूनी या उसको बेकार कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भोकस चला गया। तो वही वोट है कि इतने % वोट बेकार चले गए और बाकी इतने पे एक्चुअल वोटिंग कराई गई, जिसमें उम्मीदवार को इतना और एक उम्मीदवार को इतना। तो ये हमें ये समझने वाली बात है। यहाँ एक चीज है, देखिए इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो ये बताइए कि मैं ये कहूँ कि ये इतने वोटों से जीत गया या ये इतने वोटों से हार गया, बात बराबर है कि नहीं? अगर 135 में 180 इसे मिले होते तो ये कितना होता? देखिए 135 और 180 इतने के बराबर हो जाता, तो इसका मतलब ये इतने से हार गया, तभी तो इसको 315 मिला है। कहेंगे ये इतने से जीत गया, यानी कि 315 में से 180 को घटाएंगे, यानी कि हमारा निकल के आएगा इतना, यानी कि इसको अगर 180 वोट अगर कम मिला होता तो इसके बराबर होता। तो ये जो फंडा है वोटिंग का,
वो मुझे वैध और अवैध के बारे में बताना था, तो यहाँ समझेंगे। अब देखिए यहाँ हमारे कहने का मतलब हुआ 10% अवैध घोषित किए गए, यानी कि 10% का मतलब हुआ 10/100, यानी कि ये हो गया 1/10। 10 पे 1 की कमी हो रही है, यानी कि अवैध घोषित किया जा रहा है, तो वैध मत की संख्या कितनी हो गई? ये हो गया हमारा अवैध, ये हो गया वैध, और ये हो गया कुल। यही तो हुआ। तो अब देखिए वैध मत 9 है, यानी कि 9 की वैल्यू हमारे प्रश्न में कितनी दी रहेगी? 450। तो 1 की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे? 450/9। अब कुल कितना वोट है? 10, यानी कि 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू मिल जाती है, अगर एक वस्तु की कीमत मिल जाती है तो उससे अधिक, यानी कि 2, 3, 4, 5 की अगर निकालनी हो तो उसमें गुणा करके निकाला जाता है। वैसे ही तो ये है 450/9 गुणे 10, यानी कि 9 से 50, 50 में 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 500। यही तो हमारा कुल वोट आ गया। इसमें हमने निकाला, इसको कुल वोट माना है कि नहीं? कुल वोट, तो ये हमने निकाल लिया, कुल वोट इतने का है। तो आगे के प्रश्नों में हम ऐसा ही कुछ इसमें देखने वाले हैं। तो ये देखिए कितना आसान रहा, इसको समझने का प्रयास करें, है ना, और कैसे ये बना है ये भी तरीका देखें। तो चलिए वो अगले प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। इससे एक और बेहतरीन सवाल को देखते हैं। इसको देखते हैं, पी क्यू से 3 गुना है का मतलब क्या हुआ? यानी कि मान लेते हैं ये पी है और ये क्यू है। अगर क्यू को 1 इकाई मानते हैं तो कह रहे हैं पी जो है क्यू से 3 गुना है, यानी कि क्यू का 3 गुना है। तो क्यू को हमने क्या माना? 1 माना, तो ये क्यू के जगह पर 1 दे देंगे, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 3। तो ये कहेंगे क्यू जो है पी का 1/3 गुना है, यानी कि क्यू, देखिए पी क्यू से 3 गुना है, ये जो है इससे 3 गुना है, यानी कि इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हम यही ना कह देंगे कि क्यू का 3 गुना पी है। और इसमें देखिए अगर इसमें 1/3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 कट गया, तो बचा क्या? 1। तो कहेंगे ये क्यू पी का 1/3 है। तो यदि पी क्यू से 3 गुना है तो क्यू पी से 1/3 गुना होगा, ये भी कंफर्म है। तो इसको समझना है कितना गुना होगा। और आगे के प्रश्न में जैसे मीडियम टाइप का जैसे प्रश्न पढ़ेंगे उसमें अधिक है, कम है, कितना परसेंट अधिक है तो कितना परसेंट कम है, सब सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब प्रतिशत पे आधारित कथन को समझते हैं। इसे देखते हैं। ये देखिए ना, ताजे फल में 85% पानी है और सूखे फल में 80% पानी है। तो इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि जो ताजा का वजन होगा इसकी अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अधिक है, और इसके वजन की अपेक्षा इसका वजन जो है कम होगा। तो निष्कर्ष ये निकालते हैं कि इसका वजन ज़्यादा होगा, इसका वजन कम होगा। तो ये देखते हैं, इसमें भी पहले और इसमें भी बाद में। अब क्या होता है कि होलसेल से मान लीजिए कि हम लोग तरबूज खरीदने गए और 20 किलोमीटर दूर शहर है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर यानी कि दूर है, वहाँ से हमने तरबूज खरीदा और रास्ते में लाते लाते, यानी कि जहाँ हमको सेलिंग करना है मार्केट में, वहाँ तक लाते लाते उसमें का कुछ वजन, यानी कि पानी सूख जाता है तो इसका मतलब वजन कम हो जाता है। मान लीजिए कि वो 100 किलोग्राम लेके चला और लाते लाते उसका 96 किलोग्राम हो गया। तो ये 4 किलोग्राम जो है वजन में कमी कहाँ से आई? ताकि वहाँ भी वजन तरबूज को तौल के लाया और यहाँ भी तौल के दे रहा है, तो फिर 4 किलोग्राम का अंतर आया कहाँ से? तो यही तो अंतर है, यानी कि उसमें की पानी की मात्रा जो है घट गई। पहले मान लेते हैं कि 85% था, अब 80% है, तो घटा तभी तो वजन घटा। तो देखते हैं पहले और बाद का। तो ये है हमारा, निकाल लेते हैं। ये जैसे पहले 85% है तो 85% में हम निकालेंगे जब 85% की वैल्यू, तो ये 5 से 17, ये 5 से 20, यानी कि ये जो है हमारा ये कुल वजन है, कुल वजन।
और ये जो है पानी का जिक्र कर रहा है, तो ये पानी है, यानी कि 20 भाग में 17 भाग पानी है। तो पहले यहाँ लिख देते हैं छिलका और यहाँ लिख देते हैं पानी। तो छिलका प्लस पानी दोनों मिलाएंगे तो कुल वजन मिल जाएगा हमारा। तो ये देखते हैं कि पहले इसमें, अब बताइए कि जब 20 भाग में 17 भाग पानी है तो बचा कितना भाग 20 भाग से? 3 भाग। ये क्या होगा हमारा? छिलका होगा। तो पहले छिलका 3 था तो पानी कितना था? 17। अब देखिए, अब अगर आप 80% पानी है, 80% का मतलब 80/100, यानी कि 4, 5। अब कह रहा है कि ये कुल वजन हो गया, फिर से कुल वजन, तो ये हो गया पानी। तो कह रहा है कि कुल वजन जब इतना है तो पानी इतना है, तो इसका मतलब जो मिसिंग आइटम है एक इकाई, वो हमारा हो गया छिलका। तो अब कहेंगे कि छिलका हमारा 1 है और उसमें पानी 4 इकाई है, तभी तो इसका वजन 20 है और इसका वजन 5 है। देखिए मैंने जो बताया था, कहा था कि ताजे फल में 85% पानी है और सूखे फल में 80% पानी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वजन ज़्यादा होगा, ज़्यादा है, इसका वजन कम होगा, इससे कम है। देखें, अब इसी पे आधारित अब इसमें प्रश्न पूछता है कि इतने किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो ये आगे हम सीखेंगे, पहले इतना निकाल लेते हैं। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीखते हैं। क्या है? ये है, इस देखिए छिलका जो है, चाहे फल ताजा रहे या सूखा रहे, छिलका की क्वांटिटी हम गणित में वैसे नगण्य मान के चलते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है बिना बराबर किए हम बाकी और चीज़ों को निकाल नहीं सकते। इसका मतलब अगर इसको इतने के बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि कुछ टाइप के प्रश्न जो बाकी थे उसको मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं बता दूँ, कि आप लोगों को कहीं भी हिचकिचाहट न रहे और इसको बिल्कुल आसानी से सीख जाए। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि बिक्री 40% बढ़ी फिर भी कीमत 15% बढ़ा। यहाँ प्रश्न ऐसे भी हो सकता था कि बिक्री अगर घट गई तो कीमत भी घट गया या कीमत बढ़ गई। तो कहने का मतलब ऐसा कमी होता है कि बिक्री घटे और कीमत बढ़े। तो यहाँ हम क्या समझेंगे कि जो यानी कि मान लीजिए किसी सिनेमा का टिकट है, अगर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, अगर इसके बावजूद यानी कि कीमत को भी बढ़ा दिया जाता है तो भी बिक्री बढ़ जाती है, तो इसमें उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं। तो इसका भी पहले और इसका भी बाद में। मैंने बताया था कि ये एक ऐसा चीज है कि दो चीज़ों में जब तुलना की जा रही हो तो हम इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो 40% बढ़ी है फिर भी कीमत 15% बढ़ा। अब ये देख लेते हैं कि अगर उस एक सूत्र जिसका है a + b + ab बट्टा 100, इसमें परसेंटेज निकाल देते हैं तुरंत। तो ये हमारा 40, ये हो गया 15 प्लस 40 गुणे 15 बट्टा 100, इतना प्रतिशत ये हो गया। तो ये कितना हो गया 55 प्लस ये क्या हो गया 600 बट्टा 100, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया 6, यानी कि 55 और 6 कितना हो गया 61%। तो ये देखिए ये हमारा सूत्र था तो इससे बन गया। अगर प्रश्न में कुछ थोड़ा सा हेर फेर कर दे तो ये तो हम अप्लाई करते रह जाएंगे और बनाते रह जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं विधि बता रहा हूँ उससे सीखना पहले जरूरी है। मान लेते हैं कि ये बिक्री है और ये है उसका कीमत और ये है उसका खर्च। कब? जब दोनों में गुणा होगा, यानी कि बिक्री जो है जैसे सिनेमा घर में लोग दर्शक जाते हैं वो दर्शक हैं और ये है उसकी कीमत है, तो दर्शक गुणे कीमत बराबर खर्च, वही तो है। तो अब देखिए कि यहाँ है 40% बढ़ी, तो 40% का मतलब क्या हुआ? 40% का मतलब हुआ 2/5, यानी कि पहले था 5, यही तो मैं कहता हूँ 2 बढ़ जाता है तो 5 पे 2 और बढ़ गया, 5 से तो 7 हो गया। अब कह रहा है फिर भी कीमत 15% बढ़ा, तो 15% का मतलब कितना हुआ 3/20, यानी कि पहले था कीमत 20 और इस पे बढ़ा 3 यानी कि 23। अब देखिए 20 पंजे 100, ये खर्च 100 हो गया पहले वाला। अब खर्च कितना कर रहा है
161। तो अब देखिए, अब तो सीधे सीधे दिख रहा होगा कि यहाँ 100 से कितना बढ़ रहा है, 61। अब इसको प्रतिशत में बताना हो तो 61 को ऊपर लिखेंगे किससे, इससे 100 से, तो गुणे प्रतिशत 100 पे निकालते हैं, 100 कट गया, इतना प्रतिशत आ गया, यानी कि 61% आ गया। इसमें क्या पूछेगा तो हम लोग ना बताएंगे, इससे ये कितना कम है। तो अब बताइए ना कि ये जो खर्च में जो वृद्धि हुई, तो बाद वाली वृद्धि से पहले वाली वृद्धि कितनी कम है, अगर ये बताना रहे तो हम तो इसका अप्लाई करते रह जाएंगे और बनाते रह जाएंगे। अगर यहाँ कहे कि बाद वाले से पहले कितना कम है, तो 61 ही तो कम है, जब 61 ज़्यादा है तो 61 कम है, तो कम का प्रतिशत किससे अब निकालेंगे, कई बार मैं बता चुका हूँ कि इससे, तो यानी कि 61 अब बटा 161 और गुणे 100। अब इसका मान जो भी होगा हम प्रतिशत में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से प्रश्न को हल करना सीखें, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करें। अब हमारा शुरू होगा प्रतिशत का मीडियम टाइप, जो कि निम्न स्तर के सवाल से शुरू होंगे और मध्यम स्तर तक उसमें जाएंगे, और सबसे उच्चतम स्तर जो प्रश्न का है वो एडवांस लेवल में आएगा। तो चलिए, मेरी कोशिश रही कि आप लोगों को कुछ बेहतर बता सकूं और अपना अनुभव आपसे शेयर कर सकूं। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो का समापन करते हैं और जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में मीडियम टाइप के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।